हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरभ कोटल। बहुत सा इंट्रोडक्शन देके मैं इस वीडियो को लंबा करने की ट्राई नहीं करूँगा। मैं आपको वही बताऊँगा जो आप सुनना चाहते हैं कि आपको एक फ़ैन कंपनीज़ का इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, कैसे क्लियर कर सकते हैं मेनली। ठीक है, देखिए, मैं आपको ये वीडियो ऐसा नहीं है कि जस्ट एक दिन मैं सोचा वीडियो बनाना है और वीडियो बनाने लग गया, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको मैं ये बताऊंगा कि इंटरव्यू के दौरान आपको कैसे बात करना है, फ्लो कैसे रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको कैसे तैयारी करना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं एक बार इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो बार बार करूँगा, ऐसा भी गारंटी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही फॉलो करना तभी जाकर इंटरव्यू क्लियर होगा। लेकिन ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो ज़रूर बनेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि लीड कोड में मैं अभी तक टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तभी जाके आप किसी इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे, या फिर मान लीजिए कि इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आपको इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करना है, यही क्वेश्चन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो इंटरव्यू क्रैक किया हूँ फिर भी वही इंटरव्यू होगा तो मैं फिर से क्रैक कर लूँगा, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं अभी तक टोटल कितना क्वेश्चन किया हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 429 क्वेश्चन से मैं सॉल्व किया हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा जो है ऐड ऑन होते रहते हैं, हर एक बार करके जो है, मतलब हर एक बार जब कॉन्टेस्ट होता है ना तो ये क्वेश्चन ऐड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3787 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो ये ऐड होते रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। जितने बार जो है कॉन्टेस्ट होता है ना वो क्वेश्चन ऐड होते जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था। 2025 का जनवरी फरवरी में मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था जुलाई के एंड से। अब आप मान सकते हैं अगस्त से आपका स्टार्ट हो गया था, अगस्त से मेरा स्टार्ट हो गया था प्लेसमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या किया था कि जनवरी फरवरी में मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व किया था। उसके बाद अप्रैल में, इस टाइम पे मैं उतना ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एंड सेमेस्टर का कुछ प्रेशर था। ठीक है, तो सेमेस्टर की वजह से मैं नहीं कर पाया। उसके बाद अगस्त में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था। हाँ, मैं अभी तक टोटल 2 ही यहाँ पे कॉन्टेस्ट दिया हूँ लीड कोड में, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं चले जाता हूँ गिग्स फॉर गिग्स में। तो गिग्स फॉर गिग्स में ये मेरा प्रोफाइल है, सौरभ कोटल। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इतना ही मैं क्वेश्चन सॉल्व किया अभी तक, बेसिक 5 इजी। ठीक है, आप थोड़ा कैलकुलेटर ले लीजिए, सर इजी रहेगा आपके लिए। 5 प्लस 41 प्लस 77 प्लस 6, ओके, तो 129 क्वेश्चन। तो गिग्स फॉर गिग्स में टोटल 129 क्वेश्चन है। ठीक है, और लीड कोड में कितना था? लीड कोड में था 429। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस ट्राइवर्स के शीट में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्ट्राइवर्स का शीट करना सच में बहुत हेल्पफुल है, और क्या ये एक अल्टीमेट रिसोर्स है, आप सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरव्यू हो ही जाएगा, क्या इस टाइप का कुछ बात है? तो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, देखिए, जब आप मैथमेटिक्स करते हैं तो आप कैसे करते हैं? पहले आप सॉल्यूशंस को देखते हैं, है ना, उसके साथ साथ आप फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। फिर जब आप धीरे धीरे करके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, पहले इजी, मीडियम, हार्ड, ऐसे आप करते रहते हैं ना। तो गाइस, अब ऐसे अगर आप फ्लो को फॉलो करेंगे ना, कि पहले आपको फॉर्मूलाज देखना है, थोड़ा एग्जाम्पल्स देखना है, उसके बाद आप इजी, मीडियम, हार्ड ऐसे करके आप करेंगे, तो देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, आप सोच पा रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए आप कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे सॉल्व कैसे करना है, करना क्या है इसमें, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो आप अगर मान लीजिए किसी कोडिंग क्वेश्चन आप ऐसे ही उठाते हैं, कॉन्टेस्ट देना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है उसमें, और आप उसका सोल्यूशंस बाद में देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा रटने की ट्राई करेंगे, फिर किसी नया क्वेश्चन में जाएंगे, फिर वैसे ही आप, ठीक है, तो रटने का ट्राई करेंगे सोल्यूशन को। तो अल्टीमेटली सोचने का जो पैटर्न है वो आपके अंदर कभी बिल्डअप हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो इस ट्राइवर्स का शीट जो है फॉर्मूला और एग्जाम्पल की तरह जो है काम करते हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे तो आपका ओवरऑल जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद आप अगर आप कभी कॉन्टेस्ट देंगे तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आप जितना बार कॉन्टेस्ट देंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट नहीं देता था, मैं स्ट्राइवर्स के शीट को ही करता था और कुछ रैंडम क्वेश्चन में करता था। ठीक है, लीड कोड से, गिग्स फॉर गिग्स से ही करता था। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि स्ट्राइवर्स के शीट में मैं अभी तक टोटल कितना क्वेश्चन किया हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप प्रोग्रेस में देख सकते हैं कि 1024 495। इसको आप उतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा नया नया कुछ फीचर्स ऐड किया गया है। ठीक है, मेनली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस था 191। ठीक है,
ये अब मैं आपको एसडी शीट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ए टू जेड भी बता दूंगा। इसमें से इनमें से मैं किया हूँ 161, ठीक है, टोटल था 191, उनमें से मैं किया हूँ 161 क्वेश्चन, तो टोटल आता है आपको 84% नंबर ऑफ मेरा प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सब टॉपिक मिल जाते हैं, जैसे कि एरे पार्ट 2, एरे पार्ट 3, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है मैं जितना क्वेश्चन था ऑलमोस्ट उतना ही कर लेता, जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्ट 2 में 8 में से मैं 7 क्वेश्चन किया हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में 7 में से मैं 6 क्वेश्चन किया हूँ, ठीक है, इतना क्वेश्चन मैं कर लेता था। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एलटी शीट। देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो है ए टू जेड शीट, ठीक है। मैं मेनली ए टू जेड शीट को ही करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और ओवरऑल कवर हो जाता है, तो आपको यही मेनली करना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि 455 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने उनके अंदर से तो मैं उनमें से टोटल 399 क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो टोटल आता है 88% क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे रिकर्शन हो गया, बीट मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है। बीट मैनिपुलेशन मैं उतना नहीं किया था, ठीक है, मैं क्योंकि बीट मैनिपुलेशन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने किया, सीधा बात है, ठीक है। मैं जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग में किया था, इनमें से देख सकते हैं 56 में से मैं टोटल 56 क्वेश्चन में कर लिया था। ग्राफ्स में से 54 में से 54, सॉरी 54 में से 50, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में 16 में से 16, बहुत सारे क्वेश्चन, जितने सारे ऑलमोस्ट उतना ही ट्राई किया। अच्छा, ग्राफ में मैंने इतना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में इसलिए छोड़ा था क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन है ना जो लर्निंग के अंदर आता है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ग्राफ एंड टाइप्स हो गया, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इन जावा, आपको ये सब का जरूरत नहीं है क्योंकि आप C++ में करेंगे, जावा का तो जरूरत नहीं है उतना आपको, ठीक है, एक लैंग्वेज काफी है। तो ये से जो भी थोड़ा थियोरिटिकल आ जाता है या फिर थोड़ा मल्टीपल लैंग्वेज का आता है ना, तो वो सब क्वेश्चन में छोड़ देता था, बाकी सारे क्वेश्चन में कर लिया था इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जितना अगर आप लीड कोड में देखेंगे, ठीक है, मैं एक सेकंड आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं आपको ओपन करता हूँ, सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारे सब टॉपिक भी है, जैसे 1D DP हो गया, 2D 3D DP हो गया, ठीक है। आपको DP ऑन सबसिक्वेंसेस, DP ऑन स्ट्रिंग, DP ऑन स्टॉक्स, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग से एकदम जो है 1 by 1 ही स्टार्ट करें, ऐसा नहीं कि आप एकदम लास्ट से स्टार्ट करें एमसीन, ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। 1D DP से स्टार्ट करते हैं। 1D DP में देखिए क्लाइंबिंग स्टार्स, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ नोट करके रखता था, नोट में मैं क्या लिखता था, तो इसमें आप देख सकते हैं कि गिग्स फॉर गिग्स का कुछ लिंक लिखा हुआ है। तो स्ट्राइवर्स ने क्या किया था ना कि इसने जो नया जब वेबसाइट को थोड़ा बहुत अपडेट मॉडिफाई किया है, तो उसमें गिग्स फॉर गिग्स का बहुत सारे और भी जो वेबसाइट का जो था वो सब लिंक को हटा दिया था। तो मैं क्या करता था कि वो क्वेश्चंस को ढूंढ के उसका लिंक को मैं यहाँ पे रख देता था। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो गिग्स फॉर गिग्स का है, मैं चलिए आपको दिखाता हूँ इसका, ठीक है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन ही है, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो चलिए न्यू एक विंडो में जाता है, हाँ इसमें अब देखिए मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आ गया मेरे सामने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं सबमिशन में चलता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं बहुत बार यहाँ पे सबमिट किया था, ठीक है, बहुत बार एक ही क्वेश्चन में, बार बार कभी कभी करेक्ट आता पहले, उसके बाद टाइम लिमिट एक्सीडेंट, फिर रॉन्ग, फिर कंपैरिजन एरर। तो चलिए जो सबसे जो टॉप वाला जो है उसमें थोड़ा व्यू करते हैं, क्या है देखते हैं, ठीक है। तो मूव पे रिटर्न में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि नीचे मैं कुछ चीज़ को ऐसे कमेंट आउट भी करके रखा था। तो इसका रीज़न क्या है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे और भी मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। ये जो है ये आपका आता है मेमोराइजेशन के अंदर, ठीक है। मेमोराइजेशन इसीलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि सॉल्व लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे रिकर्शन को कॉल कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, तो मेमोराइजेशन होता है। और उसके बाद ये जो है ना टेबुलेशन आप देख सकते हैं, फॉर लूप है, ठीक है, रिटर्न DP n-1 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो टेबुलेशन के अंदर आता है। तो मैं क्या करता था, एक ही क्वेश्चन का ना बहुत सारे अलग अलग वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे वे नहीं बोल सकते, इसको क्या करना कि एक जो है स्टेप होता है, पहले आपको उसका मेमोराइजेशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद उसका टेबुलेशन आप लिखते हैं, फिर आपको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन अगर होता है आपको करने का ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेमोराइजेशन को मैं लिखा था, उसको मैं रन किया था, और टेबुलेशन को मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके रखा था, क्योंकि दोनों को एक साथ में अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली रन नहीं हो पाएंगे, किसी न किसी एक को तो आपको कमेंट आउट करना ही पड़ेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। चलिए गिग्स ट्रेनिंग करके कोई क्वेश्चन है, हाँ इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैं क्या किया था, इसमें मैं पहले जो ये जो है आप देख सकते हैं इसमें कि सॉल्व लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व अगर लिखा हुआ है तो ये जो है रिकर्शन के अंदर आता है, ठीक है, मतलब ये मेमोराइजेशन के पार्ट है। उसके बाद मैंने टेबुलेशन का कोड लिखा, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे रखता था, और उसके बाद जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का भी रखा हो। अब बात ये कि ऐसे कमेंट आउट करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैं सॉल्व किया था 429, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो मैं क्या करता था ना, जो सॉल्व हो चुका है उसको ही मैं बार बार थोड़ा बहुत रिवाइज करता था। तो ये तो सबमिशन में आप जाएंगे जब आपको मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे
करके इसको ऐसे फॉर्मेट में मैं लिख के रखता था कि जब भी मैं क्वेश्चन देखूँ, मैं पहले क्या करता था, क्वेश्चन को पढ़ता था, समझने की कोशिश करता था, ठीक है, फिर उसके एग्जाम्पल देख लिया कि क्या है नहीं है, उसके बाद मैं उसका मेमोराइजेशन को देखता था, ठीक है, कि अच्छा मेमोराइजेशन ऐसा है, उसके बाद मैं उसका टेबुलेशन को भी देख लेता था, अच्छा टेबुलेशन मैंने ऐसे सॉल्व किया था, हो गया बात खत्म। उसके बाद मैंने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी देखता था कि ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिख के रखता था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कैसे 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 क्या हो रहा है। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट नोट है तो उसको भी मैं यहाँ पे कॉमेंट आउट करके रख देता था, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ऐसे करना है। तो ये हो गया स्ट्राइवर्स का, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दिया कि स्ट्राइवर्स के A to Z शीट में भी टोटल मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व किया और टोटल जो HD शीट में भी मैंने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए आपका रिज्यूमे, ठीक है, आपका रिज्यूमे को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना है। कैसे? देखिए कुछ भी फेक चीज़ें आप उसमें ऐड मत करिए, कि बहुत लोग क्या करता है ना कि कोई भी एक किसी का कोड फोर्सेस का लिंक ऐड कर दिया, ठीक है, कोई भी कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट दिया, उसको जेन्युइन तरीके से नहीं दिया, मतलब क्या करता है ना कि किसी दूसरे का मान लीजिए, देखिए जो भी आपको रिज्यूमे में लिखना है ना 100% आप उसको जेन्युइन लिखिए, ठीक है। आप क्या करिए, मान लीजिए आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आप M.Tech करने आए हैं, B.Tech के बाद कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसमें आप लिखिए, ठीक है, कैसे रिज्यूमे तैयार करना है। उसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, मैं आपको कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसमें एक्यूरेसी को इंक्लूड करिए। आप अगर जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी प्रोटोटाइप आप बना के इसमें लिख दीजिए। आज के अंदर आप देखिए बिग डेटा का आप बिग डेटा जो टॉपिक है उसको आप ऐड करिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसके साथ साथ आप मान लीजिए रियल टाइम कोलाबोरेशन, जो भी नया नया टॉपिक है, ठीक है, ब्लॉकचेन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इतने सारे टॉपिक हो। हाँ, आप अगर मान लीजिए कि क्या आपको जावा में ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर है कि नहीं जावा में ही करना है, ऐसा नहीं है। आप आज के दिन नोट.js में भी काम कर सकते हैं, पाइथन में भी काम कर सकते हैं, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। देखिए आपका रिज्यूमे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, आपका इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने का चांस और फाइनल सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि जब गूगल आया था तो गूगल ने सारे स्टूडेंट का क्या किया था ना, स्टार्टिंग में ऑनलाइन असेसमेंट नहीं किया था। मैक्सिमम जितने सारे कंपनी होता है स्टार्टिंग में ऑनलाइन असेसमेंट करते हैं, उसके बाद उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन गूगल ऐसा नहीं किया था। गूगल डायरेक्ट रिज्यूमे के बेसिस पर ही सीधे एकदम डायरेक्ट जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अब कि इंटरव्यू क्लियर करने का कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स क्या है। कि देखिए DSA राउंड में क्या होता है कि मेनली हर एक राउंड में मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इंटरव्यू होता है कि जूम मीटिंग या गूगल मीट, ठीक है, ये सब में आपका मेनली इंटरव्यू होता है। और उसके साथ साथ आपका एक गूगल डॉक्स टाइप का कुछ वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपको दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका इंटरव्यूअर क्वेश्चन को वहाँ पे लिख के रखते हैं, ठीक है, और आप उसके नीचे सोल्यूशन को टाइप करते हैं, ड्राई रन करते हैं, यही सब आप करते हैं, ठीक है। रियल टाइम बेसिस में दोनों ही आप जो है एडिट कर सकते हैं, मतलब आपके इंटरव्यूअर भी जो है वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, आप भी वहाँ पे कुछ ना कुछ एडिट कर सकते हैं, मतलब आप आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन जो है वो शेयर्ड रहता है, तो आप जो भी स्क्रीन में कर रहे हैं सब कुछ दिखाई देता है, आपका कैमरा भी ऑन रहता है, आपका माइक फाइक सब कुछ ऑन रहता है, ठीक है। तो देखिए पहली बात ये है कि आप आपका इंटरनेट कनेक्शन को थोड़ा स्ट्रांग रखिए, क्योंकि बीच बीच में अगर इंटरनेट कट हो जाता है, कभी कभार क्या होता है ना, यही रीज़न की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन को आप थोड़ा स्ट्रांग रखिए, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप इंटरव्यूअर से बात करते हैं ना, उसको थोड़ा आप लाउडली कीजिए। आप एक तो माइक जो हेडफोन आप यूज़ कर रहे हैं सब कुछ आप अच्छे से अच्छा थोड़ा यूज़ करिए, ठीक है। ऊपर से बात को आप थोड़ा लाउडली करिए, क्योंकि आपका बात अगर इंटरव्यूअर तक सुना ही नहीं देता है तब इंटरव्यू रिजेक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। से थर्ड चीज़ ये है कि देखिए जब भी आप मान लीजिए कि आपको कोई कोडिंग क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो आप पहले उसको पैराफ्रेज कीजिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, वो चीज़ को आप बोलिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो इंटरव्यूअर को पता ही नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअल में चीज़ें समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, देखिए आप मान लीजिए किसी लीड कोड क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी गिग फॉर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप करेंगे कैसे। पैराफ्रेज के बाद आपको क्या करना है कि जो भी एग्जाम्पल है आप उस एग्जाम्पल को भी थोड़ा डिस्क्राइब करिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि अच्छा क्वेश्चन ऐसा है तो इसी हिसाब से जो है एग्जाम्पल ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। तो इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि ठीक है आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। आपको आप क्या करना है कि आप आपका अप्रोच को बताइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले ही आप एकदम मोस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप देखिए ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप ब्रूट फोर्स में पूरा 15 मिनट लगा दीजिए, क्योंकि देखिए पूरा 1 घंटा का आपका इंटरव्यू होता है। आप 2 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो ब्रूट फोर्स में आप मैक्सिमम 3-4 मिनट 5 मिनट तक ही लगाइए, ठीक है। उसमें आपको एक जो भी आपको बोलना है, जो भी ड्राई रन करना है करके दिखा दीजिए। कोड नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप इंटरव्यू को खुद ही बोल दीजिए कि ओके मैम, आई हैव रिटन द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, सो कैन आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन, है। तो जो भी मैम है, जो भी सर है, जो भी इंटरव्यूअर है, वो आपको बोल देगा कि हाँ आप स्टार्ट करिए, ठीक है। तो उसके बाद
अगर आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या है तो आप डायरेक्टली अप्रोच बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए बहुत ज़्यादा आप ऐसे मत सोचिए कि सोचते रह रहे क्या करना है क्या करना है। देखिए इंटरव्यूअर को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे ये दिखाएंगे तो वो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम विराट के आया है तो पूरा बोल दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं, ठीक है। एक बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हम ये एल्गोरिथम यूज करेंगे, इससे टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, राइट? हाँ, बिल्कुल सही अप्रोच है। उसके बाद आप देखिए, आप जो भी मोस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपका सोल्यूशन है आप उसको बताइए, उसके बाद उसको ड्राई रन कीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू पूछिए ओके मैम सो कैन आई स्टार्ट राइटिंग द कोड। उसके बाद जब आपको येस बोला जाएगा तो आप कोड को लिखिए, ठीक है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कोड लिखते लिखते और कोड लिखने के पहले आपको पूरा एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, एक तो पूरा मुंह में ऐसे सोचते हैं, ठीक है, इंटरव्यू को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। पहली बात आपको ऐसा नहीं करना है। सेकंड चीज़ ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, कोड लिखते रहते हैं साइलेंटली, कोड लिख लो, ठीक है। उसके बाद ओके मैम सो व्हाट आई हैव रिटन इज दैट सो दिस आर द अप्रोचेस एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग द कोड फ्रॉम दिस एलिमेंट दे हैव टेकन दिस एंड। ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे इंटरव्यू को पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअल में क्या किए, क्योंकि आप कोड लिखने के बाद उसको समझा रहे हैं। तो ये फंक्शन डेटा को ऑप्टिमाइज करता है। मैंने यहाँ एक नया लूप ऐड किया है ताकि एरर हैंडलिंग प्रॉपर हो सके। कर रहा हूँ मैं ये चीज़ इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इंटरव्यूअर जो है आपको बीच बीच में फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेगा तो फॉलोअप्स का आंसर आपको शॉर्ट में अच्छे से देना है। बोलते बोलते ना आपको स्टॉप भी होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको फॉलोअप क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी कुछ पूछा गया तो आप एकदम बोलते ही जा रहे हैं, ठीक है, 4 मिनट तक, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बीच बीच में थोड़ा स्टॉप भी करना है, पॉज भी करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका पूरा सोल्यूशन हो गया फिर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे। आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए, ठीक है, लिखिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखिए। और आपको आप वो चीज़ देखिए, लिखने के पहले भी आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा हो। ड्राई रन करिए, ठीक है। माउस का जो कर्सर है उसका हिलाइए, दिखाए कि इसके लिए यहाँ पे फॉर लूप है तो ये ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है, उसके नीचे कुछ है बाइनरी सर्च है तो इसके लिए हम ऑर्डर ऑफ लॉग तरीके से। तो हमारे जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो n फैक्टोरियल बनते हैं, जिसकी वजह से वी कंसिडर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम टू बी बिग ऑफ n। ऑर्डर ऑफ 2n और ऑर्डर ऑफ n में क्या डिफरेंस है, क्यों आप ऑर्डर ऑफ 2n लिखे हैं, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आपको बोलना है ऐसे करके कि वेल मैम or well sir, the writing the order of n, order of 3n are actually same because in time of time complexity this actually doesn't create any big difference, because in industry or any real time of project if we write order of 3n and order of n then it is actually the same thing, right। तो इसलिए जो है आपको ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत बोलना है, ऐसे ऐसे करके आपको आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले, देखिए अच्छा इंटरव्यू ऐसा ही होता है ना जिसमें आपको कोडिंग करने के बाद भी आपके पास टाइम बच जाए और वो आपको फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली बेसिक क्वेश्चन ही पूछा, जैसे कि आपको थोड़ा हैश मैप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ट्री का क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसमें जो पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इंटरव्यू का ना थोड़ा सा ड्राइव करना है। इंटरव्यू ड्राइव करना क्या होता है, देखिए कि मान लीजिए कि आपको अपने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो आप ही खुद बोलिए कि मैम आई हैव डन सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, सो कैन आई एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट्स, ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा ना, इसका आपका इंटरव्यू कभी ये नहीं बोलेगा कि नो, आपका इंटरव्यू मैक्सिमम टाइम ये ही बोलेगा, ठीक है। जो बेस्ट प्रोजेक्ट है उसको, जैसे कि मान लीजिए आप 3 प्रोजेक्ट को लिस्ट डाउन किया, ठीक है, टॉप में आपको बेस्ट प्रोजेक्ट को रखना है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में इंटरव्यूअर अगर पूछते हैं तो टॉप प्रोजेक्ट को ही पूछते हैं, जो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट है उसको पूछता है, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, जो भी आपने किया है क्यों किया है, ठीक है। इसमें से आप एक्यूरेसी क्या है नहीं है वो सबको बताइए, ठीक है। तो आपको बिहेवियरल क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। तो बिहेवियरल क्वेश्चन में क्या है ना, आपको पहले से रट के नहीं आना है, बिल्कुल नहीं करना है। जो जेन्युइन है, जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये है, आपने इसकी सही किया है, ठीक है, आप वही बताइए। क्योंकि इंटरव्यूअर देखना चाहते हैं कि आप एक्चुअल में क्या है, ना कि आप कुछ रट के आए हैं और वही बता रहे हैं, ठीक है। जेन्युइन जो चीज़ है वो दिखाइए। देखिए ओवरऑल इंटरव्यू में, रेज्यूमे में, सारे जगह में आप जितना ज़्यादा जेन्युइन रहेंगे आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स है मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक इंटरव्यूज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करिए इंटरव्यू देने के पहले, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए आपको 2000-5000 रुपये देने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी लिंक्डइन में ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप आपका जो फ्रेंड्स है, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इंटरव्यूअर बनिए, एक बार वो इंटरव्यूअर बनेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो है आपको करना है, ठीक है। 2-3 बार, अगर आप 1-2 बार इंटरव्यू देंगे तो उसके बाद जो है आप फ्लुएंट हो जाएंगे, ठीक है।
ऊपर से और एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगा, लुक यू नीड टू बी वेरी गुड इन इंग्लिश, नॉट कम्प्लीटली फ्लुएंट लाइक ब्रिटिश, नॉट लाइक दैट, बिकॉज अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, बहुत लोगों का कम्युनिकेशन वीक होने की वजह से रिजेक्ट होता है, उसका हो सकता है हिंदी थोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश अच्छा नहीं है। ये चीज़ ना नॉर्थ इंडियन पीपल में ज़्यादा दिखने को मिलता है। फॉर कनाडा ऑल्सो दे कैन अंडरस्टैंड तेलुगु, तमिल, सो पीपल विद डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज, इवन इफ दे आर फ्रॉम साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया, दे टॉक इन इंग्लिश विद ईच अदर, सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंटरव्यू जो है क्लियर हो जाता है। रिजेक्शंस आते हैं, रिजेक्शंस मैं भी फेस किया हूँ, गूगल में भी मेरा रिजेक्शंस हुआ था, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ये सोचिए कि गूगल में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिला है, ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है। कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं उस चीज़ को आप नोटिस करिए और उसमें आप थोड़ा काम करिए, थोड़ा इंप्रूव करिए, ठीक है। एक बार आप देखेंगे कि इंटरव्यू क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद रिजेक्शन का चांसेस कम होता है और सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जस्ट डू इट। थैंक यू, बाय बाय।